सोचिए एक ऐसे आइडिया के बारे में जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, बड़े बड़े साम्राज्यों को बिखेर दिया और हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल दी जिसमें हम रहते हैं। वो आइडिया था राष्ट्रवाद। तो चलिए इस जबरदस्त आइडिया के जन्म की कहानी को समझते हैं। जरा फ्रेडरिक सोर्यू की इस पेंटिंग को देखिए। 1848 में उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां सारे देश लोकतांत्रिक गणराज्य हों और उनके लोग एक साथ मिलजुल कर स्वतंत्रता की देवी की ओर बढ़ रहे हों। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद का प्रतीक थी। सौर्य के इस सपने के लिए एक शब्द है यूटोपिया, मतलब एक ऐसा परफेक्ट समाज जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ये एक सपना था, उस वक्त की सच्चाई बिल्कुल नहीं। तो यही हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर लाता है। एक ऐसा महाद्वीप जहां सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों का राज था, वहां स्वतंत्र राष्ट्रों का सपना देखा ही कैसे जाने लगा? इस बड़े बदलाव की शुरुआत आखिर हुई कहां से? चलिए इस दिलचस्प कहानी को जानते हैं। इस बदलाव की पहली और सबसे जोरदार चिंगारी थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद की ये पहली साफ और जबरदस्त अभिव्यक्ति थी। इस क्रांति ने पहचान की पूरी परिभाषा ही बदल दी। लोग अब किसी राजा की प्रजा नहीं थे, वो फ्रांसीसी राष्ट्र के नागरिक थे। सारी ताकत एक राजा के हाथ से निकलकर आम लोगों के हाथ में आ गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये ऐलान था कि लोग ही राष्ट्र हैं और वो ही अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्रांतिकारियों ने कुछ बहुत ठोस कदम उठाए। उन्होंने एक नया तिरंगा झंडा अपनाया। उन्होंने लापात्री यानी पितृभूमि और ले सितोयें यानी नागरिक जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। इसका मतलब ये था कि अब जमीन किसी राजा की नहीं बल्कि सबकी मातृभूमि है और लोग प्रजा नहीं बल्कि बराबर हक वाले नागरिक हैं। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून और एक ही भाषा लागू की गई। ये सारे कदम एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए उठाए गए थे। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार आता है। एक ऐसा आदमी जिसने फ्रांस में लोकतंत्र को तो खत्म कर दिया, लेकिन अनजाने में ही पूरे यूरोप में क्रांति के बीज भी बो दिए, और वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का एक बहुत बड़ा काम था 1804 का सिविल कोड। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे खास अधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। यूरोप के कई हिस्सों में इन नए सुधारों को देखकर लोगों को शुरू में लगा कि कोई मसीहा आ गया है। लेकिन ये जो खुशी थी, ये ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही लोगों को समझ आने लगा कि इस आज़ादी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए सेना में जबरन भर्ती ने लोगों को नेपोलियन के खिलाफ कर दिया। ये तस्वीर दिखाती है कि ये आइडियाज कितनी तेजी से फैल रहे थे। ये एक जर्मन कैलेंडर का कवर है जिसमें फ्रांस की बैस्टिल जेल के टूटने को जर्मनी के एक किले के साथ दिखाया गया है। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर फ्रांसीसी लोग अपने जालिमों को उखाड़ फेंक सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। नेपोलियन की सेनाओं के अलावा एक और ताकत थी जो राष्ट्रवाद के इस आइडिया को आगे बढ़ा रही थी। ये ताकत थी एक नया सामाजिक वर्ग जो औद्योगिक क्रांति की वजह से उभर रहा था। ये जो नया पढ़ा लिखा कारोबारी मिडिल क्लास था, वो उदारवाद के विचारों से बहुत प्रभावित था। उनके लिए इसका मतलब था व्यक्तिगत आज़ादी, कानून के सामने बराबरी और सबसे ज़रूरी बाजारों की आज़ादी। वे व्यापार पर सरकारी कंट्रोल खत्म करना चाहते थे और ये मकसद राष्ट्रीय एकता के विचार से गहराई से जुड़ा हुआ था। आर्थिक आज़ादी की इस चाहत के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, राजनैतिक बिखराव। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 39। ये उन राज्यों की संख्या थी जिनमें नेपोलियन के बाद जर्मन भाषा बोलने वाले इलाके बटे हुए थे। इस बिखराव का मतलब था आर्थिक गड़बड़ी। कल्पना कीजिए, 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरनबर्ग जाने वाले एक व्यापारी को 11 अलग-अलग टैक्स बैरियर पार करने पड़ते थे और हर बार अलग-अलग टैक्स देना पड़ता था। हर राज्य की अपनी करेंसी और अपने नियम थे, जिससे व्यापार करना एक बुरे सपने जैसा था। तो इस मुश्किल का एक हल निकाला गया, ज़ोल्फेराइन। ये 1834 में प्रशिया की पहल पर बनाया गया एक कस्टम्स यूनियन था, जिसमें ज्यादातर जर्मन राज्य शामिल हो गए। और इसका असर जबरदस्त हुआ। इसने हर तरह के टैक्स बैरियर खत्म कर दिए, 30 से ज्यादा करेंसीज को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया और रेलवे ने व्यापार को और भी आसान बना दिया।
पहली बार आर्थिक हितों ने जर्मन इलाकों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे एक राष्ट्र के तौर पर राजनीतिक एकता का विचार और भी मजबूत हो गया। तो हमने देखा कि राष्ट्र कैसे बने, क्रांति से, युद्ध से और आर्थिक जरूरतों से। लेकिन अब एक ज्यादा गहरे सवाल पर आते हैं। आखिर एक राष्ट्र होता क्या है? क्या एक राष्ट्र को एक जैसी भाषा, एक धर्म या एक नस्ल परिभाषित करती है, या ये कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? ये सवाल जो 19वीं सदी में पूछा गया था, आज भी उतना ही अहम है। 1882 में फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनिन ने इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र भाषा, धर्म या नस्ल से नहीं बनता। रेनन के मुताबिक एक राष्ट्र एक आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना है जो कुर्बानियों से भरे अतीत और एक साथ कुछ महान करने के भविष्य के वादे पर बनी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्र का अस्तित्व रोज होने वाला एक जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह का मतलब है एक सीधा वोट। रेनिन के लिए एक राष्ट्र इसलिए मौजूद है क्योंकि उसके लोग हर दिन सक्रिय रूप से उसे मौजूद रहने के लिए चुनते हैं। ये एक लगातार चलने वाली सामूहिक इच्छा है। तो ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर रेनिन सही थे और एक राष्ट्र सच में हर रोज की एक पसंद है, तो आज की हमारी इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में उस पसंद का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।